औरत भी, हर औरत खाना बनाती है, मगर मर्द खाना बनाता है तो शेफ़ होता है। तो क्या तरीका था फिर औरत को अपने बस में करने का? सिर्फ एक तरीका था कि उससे इश्क किया जाए, या उसे अपने इश्क में गिरफ्तार किया जाए। तो उसको अपने इश्क में तभी गिरफ्तार किया जा सकता था जब आप उससे इश्क करें। जैसे जैसे औरतें कर्मठ हो रही हैं, जैसे जैसे वो कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, ज़्यादा ज़्यादा कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, अब पुरुषों से अच्छा कर रही हैं, वैसे वैसे बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ओके, और आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों हो क्योंकि रहा है? ये सारा खेल जो है सेक्स का नहीं है, तो वो कैरिश्मा है नहीं किसी और लीडर। यहाँ एक गांधी चाहिए, अब गांधी के अलावा किसी में उतना और वो कैरिश्मा नहीं। महात्मा गांधी चाहिए, राहुल गांधी नहीं चाहिए। हाँ, महात्मा गांधी चाहिए कि मुजीबुर रहमान को छोड़ दिया जाए। और उन्हें इनका ये ख्याल हुआ कि अगर मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनेंगे तो वो लोकतंत्र रहेगा, जी, और लोकतंत्र रहेगा तो वो हिंदुस्तान का दोस्त। दूसरे क्या चैलेंजेस हैं करंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ? आपको क्या लगता है, क्या गलत है या सब कुछ ही गलत है? सब कुछ सब कुछ ही गलत है। अब पूरा हिंदुस्तान इसके साथ होगा। और मैं तुम्हें बतला रही हूँ, आज लिख के रख लो, 2024 में ये लोग आए तो फिर कभी इलेक्शन नहीं होगा। एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी हम लोग इतना इजीली ब्रेन वॉश कैसे हो जाते हैं? मतलब, और सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मगर हमारे यहाँ स्ट्रेटजी नहीं थी। राजपूत बार बार हारते थे मुगलों से क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी नहीं थी। Tell you in any other country that is sufficient reason for the government to fall. Manipur. या If we are able to put up with Manipur, we will put up with Manipur-like conditions all over the country. What happened to Bilkis Banu's rapists? दैट वाज अगेन वो तरह की It is शेमलेस। shameless. हाय, नमस्कार, और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज की हमारी गेस्ट किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो हिंदी साहित्य का एक बहुत ही बड़ा नाम है। अपनी 40 से भी ज़्यादा किताबों के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, और वो जितना अपनी लेखनी के लिए फेमस हैं, उतना ही अपना बेबाक अंदाज और प्रोग्रेसिव ख्यालों के लिए। इनफैक्ट 1979 में उनकी किताब चितकोबरा को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। उसे अश्लील बताया गया। विवाद वहाँ तक पहुँचा कि उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं श्रीमती मृदुला गर्ग। आज हमने उनसे बहुत सी बातें की, बहुत से टॉपिक्स पे, उनकी राइटिंग पर, उनके जीवन के सफ़र पे, आज के समाज पे, आज के समाज के मुद्दों पे, धर्म पे, राजनीति पे। और इस कॉन्वर्जेशन में उनका वही बेबाक अंदाज नज़र आया जिसके लिए वो जानी जाती हैं। तो सुनिए, और मुझे पूरा भरोसा है आपको मज़ा आएगा। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। तो मैम, शुरुआत करते हैं। आपकी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी कि आई एम ए पेसिमिस्ट, आई डोंट गेट डिसअपॉइंटेड वेरी इजीली, एंड ऑनेस्टली, मतलब ब्लेम इट ऑन माई इग्नोरेंस, बट मैं उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया। शायद वो मेरी मैच्योरिटी लेवल से या उससे थोड़ा अभी ऊपर है। तो अगर आप थोड़ा उस पर एलेबोरेट कर सकें। नहीं, किसी चीज़ से ऊपर नहीं है, सिर्फ आप अभी जिए नहीं है काफ़ी शायद जी। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि ज़्यादातर हम उम्मीदों पर जीते हैं। जी, मेरे पति का कहना है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है, उम्मीद तो है। हालांकि दुनिया उम्मीद पर कायम नहीं होती, मगर वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, इसलिए करीब करीब रोज़ ही जी, वो गफलत में ही रहते हैं। मतलब उनके साथ गलती होता रहता है, फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। अच्छी बात है। जी, मुझे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, ओके, तो इसलिए मुझे कभी कोई निराशा भी नहीं होती। जी, अगर मैं मान के चलती हूँ कि कुछ अच्छा नहीं होगा, तो जब अच्छा नहीं होता तो मुझे कुछ बुरा नहीं बुरा लगता। नहीं लगता। जी, मतलब मैं मान के चलती हूँ कि मैं जब कहानी लिखूंगी तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगी, जी, तो जब उनको समझ में नहीं आती तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। जी, मुझे याद है एक बार किसी ने मुझसे बड़े तमक कर कहा जी, कि मैंने आपकी कहानी पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा दोबारा पढ़ लो। जी, तो कह लेंगे नहीं, दोबारा भी समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा तो दोबारा पढ़ लो, जी, और अगर कभी भी समझ में ना आए तो छोड़ दो पढ़ना साहित्य, जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। जी, अगर आपको मेरी कहानी समझ में नहीं आई तो आप सोचेंगे इससे मुझे दुख होगा, जी, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा इससे। हाँ, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है जीवन में, जी, तो उसके बारे में तो आपने पहले से सोचा हुआ नहीं होता, तो तब ज़रूर आप पेसिमिज्म ऑप्टिज्म से बहुत ऊपर होता है। तो वो उन घटनाओं को छोड़ दें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जी। कि भाई चीज़ें ठीक से नहीं होंगी,
जी। और जो कुछ भी गलत हो सकता है वो होगा। तो आप पहले से जाने होते हैं कि गलत तो होगा ही होगा, जी। फिर जब वो नहीं होता तो आप बहुत खुश होते हैं। जी। अब आपने कहा था आप 11 बजे आएंगे, तो मैं मान कर चली कि आप 12-1 बजे से पहले तो आएंगे नहीं। जी। तो अगर आप 11 बजे आ जाते हैं तो बहुत खुशी का बायस होता है। जी। तो ये छोटी छोटी बातें जो रोज़मर्रा की बातें हैं, अगर मजाक छोड़ भी दें जी। तो बहुत बातें होती हैं कि हमारा बच्चा साहब बड़ा होनहार निकलेगा, वो बड़ा ब्रिलियंट निकलेगा, उसका बड़ा करियर बनेगा, पर नहीं बनता। जी। तो अगर आप पहले से मान कर ही नहीं चलते हैं, आप सोचते हैं भाई इसके जो मन में आएगा वो करेगा और खुदा जाने क्या होगा, जी। तो आप ये नहीं उससे अपेक्षा रखते कि वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा और नाम कमा लेगा दुनिया में। और फिर वो कमा लेता है अगर, तो आपके लिए एक बहुत खुशी का बायस होता है, आश्चर्य भी होता है आपको और खुशी भी होती है। मतलब ऑल्टरनेट तरीका है ज़िंदगी को देखने का कि अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन को इतना नीचे कर दें कि उससे देयर इज ओनली वेज अप, आई मीन उससे आप डिसअपॉइंट हो ही नहीं सकते। मतलब एक्सपेक्टेशन फ्रॉम जनरल लाइफ कम नहीं है जी। मगर अपने तय बात बात पर जी। ये सोचना कि हमारे सामने कोई ख़ास है, हमारे साथ कुछ ख़ास हो, खास होगा। जी। वो नहीं है। जी। बहुत ही मतलब डीप थॉट है। डीप तो मैं क्या कहूँ, पर अलग थॉट है। और शायद हमको बचपन से ही जो इनग्रेन किया जाता है हमारे अंदर में कि जैसा कि आपने कहा था, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वो तो समहाउ द वर्ल्ड बिलीव्स इट दैट वे। जैसे ये मैंने अपनी अभी हाल की किताब में भी लिखा है, जी। मेरे हस्बैंड की कोई चीज़ कभी खोती नहीं है, वो मिसप्लेस होती है। ओके। ये दूसरी बात है कि उनकी मिसप्लेस चीज़ें कभी मिलती नहीं है, मेरी खोई हुई चीज़ें कभी कभी मिल जाती हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उसको मतलब एग्जाम्पल के साथ समराइज कर दिया कि हाँ। तो ये एक नज़रिया होता है जी। जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी चीज़ें नहीं हो पाती ठीक तरीके से। जी। तो अगर वो उम्मीद न हो तो फिर ज़िंदगी भी कायम ना रहे। जी। और मेरे लिए क्योंकि चीज़ें हो भी जाती हैं ठीक, गलत भी हो जाती हैं, तो मुझे दोनों के साथ डील करना पड़ता है। जी। दोनों को उसी एक किसी नज़र से जो कहीं से खुदा ने दी होती है जी। कि भाई जो होता है वो होता है, जी। तो उसको आप जी। उसी नज़र से लें, उसी तरीके से लें। जी। जैसे बात इससे पहले आपने की थी ग्रीफ की, जी। ग्रीफ को प्रोसेस नहीं किया जा सकता, जी। प्रोसेस किया ही नहीं जा सकता। जी। वो अपना समय लेता है और अपना ही बस समय वो लेता है, आप नहीं देते उसको। और आप सिर्फ ये आप अपने बड़े को तुर्रम खां समझे कि साहब हम तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमने इसको अपने बाधा नहीं बनने दिया, इंटरफेयर नहीं करने दिया, मगर ऐसा होता नहीं। जी। तो खुद को दिलासा देने की बात है, मतलब वो बिल्कुल आप बदल चुके होते हैं, और जब आप बदले हुए होते हैं वो बदले हुए में आप अपने तरीके से जी रहे होते हैं। एक बदला हुआ इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपने तरीके से जी कर खुश होता है कि मैंने ग्रीफ को प्रोसेस कर लिया, किया नहीं होता, आप बदल चुके होते हैं। तो आप बदलाव है वो इसी चीज़ की निशानी है कि वो प्रोसेस नहीं हो पाया सही से। वो प्रोसेस हो गया, आप बदल गए। हाँ, पर वो प्रोसेस का ही मतलब परिणाम है कि परिणाम है कि आप बदल गए। अब वो कितना गहराई से आपको छूता है, कितना गहरा जाता है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने किसको खोया, क्योंकि हर आदमी के लिए वो उसका महत्व एक नहीं। जी, सही बात। जैसे हर किसी के लिए जीवन का केंद्र जी अलग होता है, अलग होता है। किसी के लिए जीवन का केंद्र रचना होती है, लेखन होता है, अपना काम होता है। किसी के लिए जीवन का केंद्र बच्चे होते हैं। जी। किसी के लिए जीवन का एक बड़ा केंद्र, खासकर हिंदुस्तान में, माँ बाप होते हैं। तो वो जो भी आप खोते हैं उसका असर दो लोगों पर एक जैसा नहीं होता। जी। और मैंने अपने केस में तो ये देखा कि जब मैंने एक समय था तो मैं नहीं लिख पा रही थी वो, तो उस समय मुझे इंडिया टुडे ने कॉलम लिखने के लिए कहा, मज़ाहिया कॉलम, कटाक्ष सल्तना। कटाक्ष मैंने पढ़े हैं। हाँ, जब मैं हर 15 दिन पे लिखना होता था। उस समय एक ही चीज़ का मेरा मन नहीं था, वो हंसने का। जी। तब मैंने ये सोचा कि अगर अपने पर हंस सको जी। तो इससे बड़ी बात क्या है। तो उस दौरान मैंने जब कटाक्ष लिखा, 7 साल लिखा। जी। 7 साल लिखा तो बहुत कुछ प्रोसेस हुआ, और एक नई ज़ुबान, एक नई भाषा भी मिली
क्योंकि कटाक्ष लिखते हुए मुझे मेरी समझ में आया कि उर्दू ज़्यादा मुफीद है, ओके, तंज करने के लिए उर्दू ज़्यादा मुफीद है हिंदी से। तो उर्दू के बहुत करीब आती गई मैं, और धीरे धीरे फिर वो भाषा का हिस्सा बन गई। और फिर वो मैंने जब उपन्यास लिखा मिलजुल मान, जी। तो उसमें बहुत उर्दू है। वो है भी दिल्ली के बारे में, 94 की दिल्ली के बारे में, 54 की दिल्ली में, 54 की दिल्ली के बारे में। तो वो अपने आप वो एक भाषा भी उसमें से विकसित हुई। अब हम कह सकते हैं वो सब कुछ उस ग्रीफ में से हुआ, जी, उस ग्रीफ में से नहीं हुआ, उससे जो बदलाव मुझ में आया उसमें से हुआ। उसमें से जैसे मोहब्बत भी बदल देती है लोगों को, कुछ लोगों को, जी, ज़रूरी नहीं है कि सबको बदले। बिल्कुल। उस पर निर्भर करता है कि कितनी गहरी मोहब्बत कितनी थी, गहरी थी, कितने दिन चली, क्या परिणाम और रहा। कितना सपना बना, जी। और कितनी असलियत बनी। जी, सपना रहता है तो ज़्यादा बदलते हैं आप, जी, असलियत हो जाती है तो नहीं बदलते। नहीं बदलते। पर ऐसा क्यों? मतलब असलियत होने पर आइडियली इंसान को ज़्यादा नहीं बदलना चाहिए? नहीं, मतलब अगर मोहब्बत वो ऐसी मुकम्मल चीज़ हो है जाए कि तो। वो एक समान हमेशा नहीं रहती, जी, कुछ दिन बाद उसकी उत्कटता कम होती ही है। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी शेषेर कविता में उनकी शादी नहीं करवाई थी, कि शादी के बाद वो उत्कट नहीं रहेगी। उत्कट नहीं रहेगी। एक आपका एक और कथन है कि फिक्शन इज़ मोर रियल देन ऑटोबायोग्राफी, जो कि अगर आप सतह पे देखें तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। बाकी इफ़ यू लाइक लुक डीप ऑब्वियसली इट फील्स लाइक कि हाँ दिस हैज़ टू बी ट्रू। पर ये कथन मतलब मैंने इतने लोगों को सुना, इतने लेखकों को सुना, आप ही के मुख से आया ये। तो इसके पीछे का जो थॉट है, जो फिलॉसफी है, वो उसको थोड़ा उसको बताएंगे, उसके बारे में व्याख्या। असल में ऑटोबायोग्राफी आप लिखते हैं सायास, जी, आत्मकथा सोचकर आत्मकथा लिखते हैं। जी, तो आदमी की फितरत है, वो उसमें से बहुत कुछ काटता जाता है। जी, या तो अपनी बहुत बुराई करता है या अपनी बहुत अच्छाई करता है, करता है। मतलब अपनी बहुत बड़ाई करता है या बहुत बुराई करता है, और सिलेक्टिव होता है। जी, आपने क्या लिया, और कोई तो है नहीं देखने वाला, अब अकेले, जी, तो आप कुछ काट देते हैं, कुछ रख लेते हैं। जी, अब आप क्या काटते हैं, क्या रखते हैं, हम तो जानते नहीं हैं। जी। वो अपने पर्सनल प्रेजुडिसेस, बायसेस जो भी हैं, हाँ, वो उसमें आप रख लेते हैं, उस हिसाब से आप लिखते हैं, और आप जानते हैं आप झूठ लिख रहे हैं, हाँ। और फिर भी आप लिखते हैं। तो आपको अपनी एक छवि जो भी आपने हाँ, खुद की आप एक जो छवि है जो आपको पेश करना दूसरे चाहते के सामने रखनी है, हैं। वो आप रखते हैं। जी, जब आप फिक्शन लिखते हैं जी, तो आप परकाया प्रवेश करते हैं अपने पात्र में, अपने किरदार में। फिर आप नहीं रहते, आप मर जाते, तब वो जिंदा होता है। जी, तो जब आप नहीं रहते हैं तो आप उठ कैसे बोलेंगे? जी, जब है ही नहीं, आपका अस्तित्व ही नहीं है, उसका अस्तित्व है किरदार का। आप पूरी तरह से अपने को हलाक करके किरदार में प्रवेश कर गए, और फिर वो किरदार कई बारी आपकी बात नहीं मानता। आप उसको कहते इधर चल, वो कहता नहीं मैं उधर जाऊंगा। मतलब किरदार लेखक से अलग एक अलग अस्तित्व ग्रहण कर लेता है। जब तक वो ये नहीं करे, आप सफल फिक्शन नहीं लिख सकते। जो किरदार, अगर आप किरदार पर हावी रहते हैं, जी, तो वो उतना सफल नहीं होता जी, जितना वो होता है जिसमें किरदार हावी हो जाए। आम अमल, मतलब अहम किरदार हो जाता है। जैसे आप टॉल्स्टॉय कर लीजिए, उनकी जिस तरह से वॉर एंड पीस और एना कैरेनिना में किरदार अहम है, जी, तो वो उनके मास्टरपीसेस हैं। जब उन्होंने रिसरेक्शन लिखा, तब तक वो टॉल्स्टॉय को अपनी कृतियों से ज़्यादा महान समझने लगे थे। ओके, तो उन्होंने जो लिखा उसमें टॉल्स्टॉय है, उसमें उसकी किरदार नहीं है, उसमें हर पल में आपको टॉल्स्टॉय नजर आता है। तो वो कृति उतनी ईमानदार नहीं होती। तो वही बात आ जाती है कि फिक्शन इज मोर ट्रूथफुल देन ऑटोबायोग्राफी। समवेयर मतलब आई फील कि ऑब्वियसली बिकॉज आपके पास एक फिक्शनल कैरेक्टर है, हाँ। आपकी किसी तरह की झिझक नहीं रहती, जो भी आप बिल्कुल, जो आप बिल्कुल, बिल्कुल। ओरिजिनली सोचते हो, जो चाहते हो अपने जीवन से, मे बी वो सब कुछ आप उस कैरेक्टर के, बिकॉज आपको कोई झिझक नहीं है, नोबडी विल जज यू फॉर इट ना, तो आप उसमें उड़ेल देते हो। उड़ेल देते। पर जब आपकी खुद की छवि है तो आपको उसको मेंटेन करके रखना है, तो आप ऑब्वियसली सिलेक्टिव हो जाते हो। तो वो ऑनेस्टी वहाँ पे दिखती है। हाँ। और एंड ऑफ द डे जो आपका किरदार है वो फिक्शनल हो सकता है, पर वो फिक्शन, वो काल्पनिक भी है तो आप ही की कल्पना। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं वो उसमें हैं ही। आप उसमें हैं ही, मतलब। चाहे वो आप कहीं से भी उठाएं, जी, और उसमें आप बिल्कुल ना हो, जी, मगर फिर भी आपका नजरिया तो है ना। जी, आप मतलब क्या, आप फिजिकली नहीं है, नहीं। आपका शरीर नहीं है, मगर आपकी रूह तो है ना उसमें। उस कैरेक्टर का जो नजरिया है वो आप ही का तो नजरिया है हाँ। एंड ऑफ द डे।
और नजरिया ही सब कुछ होता है। नजरिया सब कुछ। आखिर सत्य तो कुछ होता नहीं, पूर्ण सत्य तो कुछ होता ही नहीं जी। है। यानी ये जब कोर्ट में कहते हैं ना कि मैं सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ ना कहूँगा और पूरा सच कहूँगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। जी। क्योंकि सच के सिवा कुछ ना कहूँगा तो होता ही नहीं, और ना पूरा सच कोई होता है। जी। जो सब कुछ सच, आप 4 प्रत्यक्षदर्शियों से पूछे क्या हुआ था, चारों अलग बात बोले। तो हर किसी का अपना नजरिया होता है सच को देखने, पर्सपेक्टिव जो है। हाँ, और वो अपने आप आ जाता है, वो कोई सोच विचार के नहीं बोल रहा होता बेचारा। तो वो जो है वही आप क्यों लिखते हैं, तो सबको मालूम है जो आप लिख रहे हैं। जी। बरसों बरस से लोग वही बात लिख रहे हैं, कोई नया ऐसा तो कुछ पैदा हुआ नहीं भाई। वही मृत्यु है, जीवन है, लव है, विद्रोह है, क्रांति है, जो कुछ है सब कुछ लिखा जा चुका है। युद्ध है। अगर आप देखो तो हर टॉपिक जो प्रोबेबली एग्जिस्ट कर सकता है सोसाइटी में ऑलरेडी से एग्जिस्ट, मतलब सदियों से एग्जिस्टिंग है। Everything is rewriting. Is rewriting. It's just your perspective to it. It's your perspective, which may be good, which may be bad, which may be important, which may be insignificant, but it is there. It's yours. तो सिर्फ वही महत्वपूर्ण है कि वो आपका है, और अगर वो सचमुच आपका है, ईमानदारी से लिखा हुआ है, तो वो पाठक को छूता है, नहीं तो नहीं छूता। मैम, एक अभी आपकी जो लेटेस्ट किताब है वे नायाब औरतें, उसमें आपने कहा कि कुछ पुरुष किरदार भी आ गए, मतलब आपका जो आइडिया था बुक का वो उन औरतों के बारे में आप लिखना चाहती थी जो ज़िंदगी में आपको मिली और जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया या आपको लगा कि उन्होंने कुछ नायाब थी हुई, पर कुछ पुरुष किरदार भी आ गए। और आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि आपने क्वालिफाई वो इसलिए किए बिकॉज आपको लगा कि वो मर्द के शरीर में ज़रूर हो सकते हैं पर वो औरतें ही थे। तो आप थोड़ा समझा पाएंगे, मतलब ऐसा क्या है जो मर्दों और औरतों को अलग करता है, और ऐसा उनमें क्या था कि वो दे क्वालिफाइड एज वुमेन? दरअसल मैंने ऐसे सोच के नहीं लिखा कि मैं उन मर्दों को लूँ जो औरतों की तरह क्वालिफाई कर रहे हैं, वो अपने आप आ गए। जहाँ औरत होती है वहाँ मर्द तो होते हैं, तो वो अपने आप आ गए। मगर जैसे बहुत सारे मुहावरे कि औरतें अपना मन बदलती रहती हैं, मतलब किसी औरत से आपको कि भाई अभी तो आप कुछ और कह रही थी, हाँ तो मैं औरत हूँ, अब नहीं कह रही है, और कुछ कह रही हूँ, मैं अपना मत बदलने का अधिकार है मुझे, जबकि हर एक को ही है, हर एक को ही है। तो एक ये मुहावरा है जो फिट बैठता है कभी कभी कुछ होगा। दूसरी बात ये, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि औरतों में करुणा ज़्यादा होती है, मैं मानती ही नहीं। औरतें बहुत निष्करुण होती हैं, बहुत स्वार्थी होती हैं, बहुत प्रैग्मेटिक होती है। अभी प्रैग्मेटिक को हिंदी में ठीक क्या कहेंगे, मतलब वो ज़मीनी होती, ज़मीनी बातें सोचती हैं। इसीलिए शुरू में औरतें गणित और ऐसी चीज़ों में अच्छी नहीं होती थी, तर्क में, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक चीज़ों में, क्योंकि वो प्रैग्मेटिक होती हैं। वो चीज़ों को देखती हैं कि हाँ ये यथार्थ है और इसका ये नतीजा निकलेगा। जो जनरल परसेप्शन है वो शायद अलग है। परसेप्शन है, ये जनरल परसेप्शन है कि भाई औरतें बाद में तो बहुत वो गणित में अच्छी बहुत सारी हो गई, बहुत कुछ हो गया, और शुरू में भी थी बहुत कुछ, तर्क में भी बहुत अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, मगर ये जनरल परसेप्शन है। क्योंकि आमतौर पर जब मुद्रा का बाज़ार आया तो उसमें आदमी मर्द ही लोग काम करते थे ज़्यादा, तो औरतें कम काम करती थी उसमें। तो मर्दों की एक रोज़ाना की ज़बरदस्ती थी कि भाई वो कमर्शियल बाहर जाना है, जीविकोपार्जन करना है, सब करना है। और पहले भी जब औरतें घर में रहती थी तो आदमी शिकार खेलने जाते थे या युद्ध पर जाते थे, तो बातचीत क्या करें, कुछ ही बात होती थी, इसलिए उनका वो वाला हिस्सा गौण रहा। औरतें आपस में बात करती थी, उनका वो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन उन्होंने बनाया, डेवलप किया। उसके बाद उन्हें किस्से कहानियाँ कहीं, बल्कि वो कुछ जो पुरानी गुफाओं पर भित्ति चित्र बने हुए वो भी औरतों ने बनाए। और बहुत सारी नीचे रोज़ाना के जीवन में चीज़ें उन्होंने आविष्कार की जिससे आसान हो ज़िंदगी। और मर्द उतना उस कौशल को विकसित नहीं कर पाए, तब कर पाए जब उनको थोड़ी सी राहत मिली, मतलब लेजर मिला, तब उन्होंने वो सब चीज़ें की। और फिर वो उसमें कहते हैं ना कि औरतें भी वही काम करती हैं, मर्द भी वही काम करते हैं। औरत भी, हर औरत खाना बनाती है, मगर मर्द खाना बनाता है तो शेफ़ होता है, पैसे ही लेता है उसके। औरतें सब सीती भी होती हैं, मगर जब मर्द करता है तो टेलर मास्टर होता है, उसके पैसे ही लेता है। तो ये एक
जो आम काम करती थीं वो उन्होंने उसको स्पेशलाइज करके अलग कर लिया और उस पर अधिकार जमा लिया। एक पर नहीं जमा पाए, माँ नहीं बन पाए जी। तो वो एक हीन भावना हमेशा रही। ओके। या कुछ भी नहीं कर, कुछ भी कर लीजिए, माँ तो बनेंगे नहीं। और माँ बनने के साथ जो भी जाग होता है वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो क्या तरीका था फिर औरत को अपने बस में करने का? सिर्फ एक तरीका था कि उससे इश्क किया जाए या उसे अपने इश्क में गिरफ्तार किया जाए। तो उसको अपने इश्क में तभी गिरफ्तार किया जा सकता था जब आप उससे इश्क करें या कम से कम इश्क का इजहार करें, झूठा या सच्चा। जी। तो यही उन्होंने किया और फिर इसको करने के बाद ये हुआ कि माँ बने, बहुत बड़ी बात है, माँ का महिमा मंडन करो, मगर माँ वही तभी बनेगी जब किसी पुरुष को विधिवत पिता बनाए। जी। मतलब विवाहितर, हाँ, विवाहित है जो माँ बनेगी उसका कोई मूल्य नहीं है। और ये बात हम लोगों में कम हुई, क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा हुई। तो उससे डर कर वो लोग रहे, इसलिए उनको फेमिनिज्म की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनके यहाँ भगवान जो था वो पुरुष होता था। तो स्त्री ने कभी स्त्री क्यों नहीं हो सकती? तो हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या थी नहीं। हर पुरुष की एक जो शक्ति होती थी वो स्त्री होती थी। ये दूसरी बात है कि उनके आपस में संबंधों में पुरुष श्रेष्ठ होता हो और स्त्री कम श्रेष्ठ होती हो, या कभी कभी वो उलट जाता था। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती थी कि जो जहाँ कहीं भी हीन भावना आए कि भाई स्त्री, दो तरीके थे, या तो उसको इश्क में गिरफ्तार करो या बलात्कार करो। जी। टीम काबू करने का। हाँ, तो बलात्कार भी पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। तो ये जो चीज़ें थी, ये इनमें से ही ये सब पैदा हुआ कि ये इस तरह से समाज बना। मगर बेसिकली फंडामेंटली तो कोई अंतर है नहीं स्त्री पुरुष में। बुनावट में, शरीर में फ़र्क है, शरीर की बुनावट में फ़र्क है। और सबसे बड़ा फ़र्क वही है जो क्लीशे बन चुका है कि स्त्री माँ बन सकती है, पुरुष नहीं बन सकता। स्त्री अपने बलबूते पर बिना किसी बाह्य मदद के एक अन्य जीव को 9 महीने तक जीवित रखती है गर्भ में, और फिर दूध पिलाकर जीवित रखती है। बहुत बड़ी संपदा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे झूठ हैं, अगर उनको भी हम लें तो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि जिनमें करुणा भी बहुत होती है और जो पिता बनना चाहते हैं, जो बच्चा चाहते हैं, स्त्री से ज़्यादा बच्चा चाहते हैं, और जो ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम आम औरतें जो चीज़ें करती हैं वो सब बड़ी निपुणता से कर लेते हैं बिना अपने को स्पेशलिस्ट बदलाए। तो जो ऐसे पुरुष थे जो अपने आप आ गए इसमें, एक तो वो आदमी है जो हमारे यहाँ काम करता था, एक बहुत ज्ञानी इंसान है जो जिनमें सबसे ज़्यादा मातृत्व की भावना है कि मातृत्व की भावना तो पुरुष में भी हो सकती है, स्त्री में भी हो सकती है। उसका मतलब तो ये ना कि आप पोषण करना चाहते हैं, निष्कलुष पोषण। मतलब आप प्रेम करते हैं और प्रेम का कोई प्रतिकार नहीं चाहते, वो सिर्फ बच्चे के साथ होता है कुछ। तो वो यही कहता है कि अगर आपने पूरी उम्र कभी बीमार बच्चे के सिरहाने एक रात नहीं बिताई तो आपका जीवन अकारत है। आपने कभी निष्कलुष प्रेम का तो अनुभव ही नहीं किया। तो एक वो आदमी है, तो वो इसमें तो खैर उसका जिक्र इस तरह नहीं आता, मगर मैं उसका उदाहरण दे रही हूँ कि ये हरिचरण जो काम घर में काम करता था उसका तो आता है, खुशवंत सिंह का भी आता है। वो पल पल में उनका मन बदलता रहता था। तो इस तरह से मैंने कहा कि लगता है कि सदा ही औरत जी। तो कुछ मुहावरे हैं जो मैं नहीं भी मानती, मगर वो मुहावरे चले हुए, और कुछ सच हैं कि मैं मानती हूँ कि पुरुष में स्त्री के निस्बत ज़्यादा करुणा होती है। वो दिखलाता नहीं है क्योंकि उसको बतलाया जाता है कि पुरुष रोते नहीं है, पुरुष ये नहीं करते, मर्द को दर्द नहीं होता, और वो इतना उसको वो सब बना हुआ है। हाँ, मगर करुणा होती है। नहीं तो बुद्ध क्यों होते, महावीर क्यों होते, गांधी क्यों होते? ये सब पुरुष थे, मगर क्योंकि उनमें करुणा थी तो कहीं उनमें एक कह सकते कि औरत थी अंदर जी, या ये कह सकते हैं कि औरत नहीं थी अंदर, पुरुष ही करुण था। वही सिमिलैरिटी है जो जोड़ती है। हाँ। एक आपका और मैंने कहीं इंटरव्यू देखा था, वहाँ पे आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी,
और उसमें आपने कहा था कि nobody reads the last paragraph and certainly not the last line Last line. of a novel. और मतलब पढ़ने का शौक रहा है मुझे, तो काफ़ी पढ़ता हूँ, बट आई डिड इट हिट मी लाइक कि बात यार मैंने कभी इतने सालों में कभी रियलाइज नहीं करी कि जनरली लास्ट पेज आते आते यू जस्ट फोल्ड इट, आपको लगता है कि हाँ हो गया, और जैसे मैंने ना गढ़ जीत लिया या मिशन अकम्प्लिश्ड, पर फिर आपने कुछ 2-4 एग्जाम्पल दिए उन लास्ट लाइन्स के, एंड इट मी कि यार अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपने कुछ सिग्निफिकेंट मिस कर दिया है। हाँ। मतलब एक इट्स लॉस, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा, उस लाइन को नहीं पढ़ा, तो आपने प्रोबेबली पूरा नॉवल पढ़ना आपका मतलब बेकार हो गया, या बेकार नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट मतलब आपने मर्म उसका मर्म आपने छोड़ दिया आपने उसका। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, कुछ वो लाइनें, कुछ एग्जांपल? जैसे सबसे मशहूर तो ऑरवेल का एनिमल फार्म है, जिसमें वो लास्ट लाइन है, द पिग लुक्ड एट मैन एंड मैन लुक्ड एट पिग एंड देयर वाज नो डिफरेंस। तो ये नहीं पढ़ता कोई, क्योंकि तब तक सब कुछ हो चुका है जी। मगर यही तो असली बात है, यही तो मर्म है लास्ट में से, यही असल बात है। इसी तरह मेरा उपन्यास है मिलजुल मन, जिसमें आखिरी लाइन है, किसी को कुछ पता नहीं चला, कि कोई नहीं पढ़ता, तब तक सब कुछ हो चुका, मगर ये कि किसी को कुछ पता नहीं चला, यानी उस औरत ने जो कुछ उस पर गुजरा वो कभी किसी को बतलाया ही नहीं। और बाद में मुझे याद है मैंने कहा था कि यही फिक्शन की खासियत है कि जो किसी को पता नहीं है वो पाठक को पता है जी। तो ये ही पाठक का उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है जी, कि उपन्यास पूरा तभी होता है जब पाठक पढ़ता है। इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने कहा था कि द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर एंड अ स्टूडेंट एंड अ रीडर इज दैट ऑफ लवर्स इन अ बेडरूम। हाँ, इट्स वेरी इंटीमेट, एंड तो उस पर कुछ उसका एक बार अकेले होना पड़ता है ना किताब पढ़ने के लिए। आप नाटक देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, आप फिल्म देखते हैं, आप अकेले बैठ के नेटफ्लिक्स पे भी देखते हैं जी। तो जो उस पर हो रहा होता है वो आपका सोचा हुआ नहीं होता। मतलब मान लीजिए आप सबसे वो राम दिखा रहे हैं आपको, तो राम की जो आपके मन में तस्वीर है, छवि है, वो तो नहीं दिखा रहे ना, जो डायरेक्टर के मन में छवि है वो दिखला रहे हैं, तो वो कहीं ध्वस्त होता है। मतलब आपके पास अब कोई चुनाव नहीं रहा, आपको यही छवि माननी पड़ेगी राम की। नहीं माननी पड़ेगी तो भी आप मान लेते हो, आप दिमाग में घुस जाती है, मगर जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपकी इच्छा है आप जैसे देखें राम को जी, या कोई और भी किरदार है उसको 1000 तरीके से देख सकता है आदमी, और वो अकेला होता है, उसको अपनी राय रिव्यूअर लिख चुके होते हैं, वो सब कुछ हो चुका होता है, मगर उसको राय अपनी खुद बनानी होती है। और अकेलेपन से आदमी डरता है। आजकल तो अकेलेपन से आदमी बहुत डरने लगा है, क्योंकि वो भीड़ में रहता है। क्यों डरने लगा है? इसलिए डरने लगा है क्योंकि वो हमेशा एक, जब से खासकर सोशल मीडिया आया है जी, और फ़ोन आया है जी, तो आप हर वक्त एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, जी, तो इसलिए आपको हर समय दूसरे की राय पता चलती रहती है। नहीं तो बरसों बीत जाते थे, हमें पता ही लगता था कि दूसरे ने क्या सोचा उसके बारे में। जब वो कहीं लिखेगा फिर आप पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक आतंक हो गया है कि दूसरा क्या सोचता है। जो था ना कभी कोई लोग क्या कहेंगे, वो तो लोग तो कहीं एक अमूर्त चीज़ से भाई जब कहेंगे, मगर अब तो वो रोज़ पता लगता है कौन क्या कह रहा है, वो उस पर लिख भी देता है आपके इंस्टाग्राम पे, और दिन में 5 बार आपको दिखेगा। हाँ, वो बतलाएगा कि ये वाला उपन्यास अच्छा है, वो बता रहा है आपको, आपने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अमेरिका में कहते हैं ना कि अगर कोई उपन्यास के बारे में टीवी पर डिस्कशन हो गया तो कोई नहीं पढ़ता उसको, क्योंकि सब कुछ तो पता ही चल गया। तो आप अकेले जो होते हैं, बिल्कुल निपट अकेले, वैसे ही जैसे आप लिखते हुए होते हैं जी। लिखने से क्यों डरते हैं लोग? लिखने के बजाय वो कुछ भी करेंगे, लिखने से डरते हैं क्योंकि लिखते वक्त आप निपट अकेले होते हैं, आपके साथ कोई नहीं होता। आप 1000 किताबें कंसल्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अकेले होते हैं। उसी तरह पढ़ते वक्त भी आप अकेले होते हैं जी। और जो प्रकार प्रवेश लेखक करता है वही पाठक भी करता है जी। आप उस पात्र में प्रवेश करते हैं। और आपने ये बहुत सुना होगा कि भाई मैंने आइडेंटिफाई किया, हाँ, पात्र के साथ, फिल्म में मैंने आइडेंटिफाई किया, इसलिए मुझे कनेक्ट टू दैट लाइक मेरे जैसा था वो, इसलिए मुझे पसंद आया। तो इतनी आज बेवकूफ़ी बात, अगर सिर्फ आपको वही पसंद आया जो आपके जैसा था तो आप घर बैठिए। जब आप उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो नितांत अलग हैं, जब आपकी समझ में आता है कि ये मैं नहीं हूँ मगर हो सकता था जी, मैं बाल बच गया जी, तब
या बच गया या मैं बाल बाल मैंने मिस कर दिया? हाँ, मिस कर दिया, दोनों ही बात है कि मैंने ये मिस कर दी और या मैं बच गया। तो वही महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में। तभी आपका जो भाव भूमि है वो बृहत होती है, व्यापक होती है। हाँ, व्यापक होती है। उसमें आप आपकी जो भाव बोध है वो गहरा होता है। जब आप उन लोगों के बारे में जानते हैं जिनको आप नहीं जानते जी, तो पहली बार आप उनके बारे में जान रहे हैं और अंदर तक जान रहे हैं। पर क्या रिपोर्टिंग होती है 200 लोग मर गए, ठीक है, एक आंकड़ा है, 200 लोग मर गए, उसमें से कुछ एक लोगों की फ़ोटो छप जाती है, आप देख लेते ही है। मगर जब आप उसमें उसके बारे में लिखते हैं, उसमें से एक आदमी को उठा के लिखते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी लिखते हैं, जहाँ पर वो जाकर ख़त्म हुई, इस दुर्घटना में वो ख़त्म हुई, तो वो आदमी आपके अंदर जीने लगता है। तब आपको पहली बार पता लगता है कि सचमुच हुआ क्या था। जिसको करुणा कहते हैं या कंपैशन कहते हैं, वो तब जगता है आपके भीतर, आंकड़ों से नहीं जगता कि भाई 600 लोग मारे गए। अच्छा भाई 600 लोग मारे गए, बहुत बुरा लगा, मगर उनमें से आप किसी को जानते नहीं जी। तो यही फ़र्क होता है से साहित्य में और पत्रकारिता में, जिसको कहते हैं। वो एक हमारे मित्र थे, वो कहते थे कि पत्रकार तो गिद्ध की तरह होते हैं, वो फ़ौरन आ जाते हैं जी। जो लेखक होता है वो भी गिद्ध की तरह होता है, मगर वो धीरे धीरे खाता है वो धीरे धीरे उसको सब कुछ जज्ब करता है और मानता है। तुमने कभी देखा होगा, बहुत मशहूर चित्र है, जो एक लड़की बैठी है, अफ्रीकन इथोपिया, वो गिद्ध है और वो मरने के करीब है जी, तो ठीक है, वेट कर रहा है कि वो मरे तो वैसे खाओ। हाँ, वो खाएगा। उसने फ़ोटो तो ले ली, उसने कभी पता किया बाद में क्या हुआ? उस लड़की को बचाने का कोई उपक्रम किया गया? क्या वो लड़की बची? किसी ने पता करने की कोशिश की? नहीं की। अगर वो पता करने की कोशिश करते तो वो साहित्य होता जी। ये फ़र्क है, काफ़ी गहरा फ़र्क है। एक आपने कहा था कि लेखक जो है वो बातें तो क्रांतिकारी करते हैं, लिखते तो क्रांतिकारी हैं, जीवन लंपटों जैसा जीते हैं, पोंगापंथी जैसा जीते हैं। पोंगापंथी वाज वर्ड, यस। तो सत्य भी है, पर लेखकों को बुरा तो लगा होगा। और बुरा तो लगेगा ही। मैं जो कुछ भी कहती हूँ लेखकों को बुरा लगता है। बात ये कि हम ऐसे ही जीते हैं जैसे सब जीते हैं। क्योंकि आप कितने लोग क्रांति कर रहे हैं जाके बाहर, कुछ नहीं कर रहे। मगर होता है कि जब आप लिखते हैं तब सिर्फ पाठक उसको पढ़ के नहीं बदलता, आप खुद भी बदलते हैं जी। जो आपका किरदार कोई काम करता है, बोलता क्या है, उसे तो फर्क नहीं पड़ता, बोलते ही रहते। मगर कोई काम करता है तो आपको लगता है ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता। हाँ जी। तो उस हद तक आप बदलते हैं, उस हद तक आप बदलते हैं, उस हद तक उसका लेखन का फ़ायदा होता है। नहीं तो यानी और लोगों से ज़्यादा पोंगापंथी होती है। हिंदी का लेखक तो बहुत ही पोंगापंथी होता है। हाँ, वो तो वैसे ही जीता जाता है। 2-4 को छोड़ दो, नागार्जुन घूम लेते थे या 2-4 ऐसे लेखक होंगे जी। अज्ञे बहुत घूमे, बहुत आयावर थे, वो जीते तो अच्छा करता है, अपने अभिजात्य के साथ वैसे ही थे जी। तो अब कोई फटे जूते पहन ले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जी। उसके अस्तित्व में, उसकी सोच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जी। प्रेमचंद का सोच वही था, मर्दवादी। फटे जूते पहनने से उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो बातें होती हैं, तो एक पोंगापंथी जीवन ही जीते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि घर से बाहर कर, अब थे सात्र थे या कामू थे, वो रेजिस्टेंस में काम कर रहे थे, ऐसे कम होता है जी। बहुत कम लेखक करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि लेखक नहीं करते। मनमत्तान कुत्ते उन्होंने बाकायदा सब भगत सिंह वगैरह के संग काम किया। लेखक होते हैं ऐसे, मगर बहुत कम और ज़्यादातर तो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, मगर लिखते हैं ऐसे क्रांतिकारी कि पढ़ के कोई क्रांतिकारी जी जी। तो ये लेखक बनने का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य और सौभाग्य कि आप उसको झेल तो रहे होते हैं जब आप लिखते हैं, चाहे आप कर ना रहे हो, मगर आप झेल तो रहे होते हैं ना, समझ तो रहे होते हैं। तो आपके झेले हुए से अगर कोई इतना प्रभावित हो कि कुछ कर जाए, बहुत बड़ी बात है। आपने स्त्री पुरुष संबंधों पे भी काफ़ी लिखा है, मतलब आपकी तो मेन थीम रही है। मेन थीम तो नहीं रही है क्योंकि अगर उसमें एक स्त्री है और एक पुरुष है तो उनके संबंध मेन थीम नहीं होते, वो बहुत कुछ और भी कर होते हैं।
जैसे चितकोबरा जो सबसे ज़्यादा इसके बारे में बात की जाती है, वो समय के बारे में, कंट्रोवर्सी हुई उस वक्त, वो समय के बारे में है कि एक इंसान जो एक जगह स्थित रहता है जी वो चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से देखता है, और वो इंसान जो हर वक्त घूमता रहता है वो अलग तरीके से देखता है। तो उसका जो नज़रिया होता है जीवन को देखने का वो अलग होता है। और समय के साथ जो बदलाव आते हैं इंसान के अंदर, वो स्त्री हो या पुरुष वो बहुत मायने रखते हैं। बाकी तो स्त्री पुरुष है तो संबंध तो हो गई। तो ये लगभग 5 दशक का तो आपका लेखन का अनुभव है, आपका तो मतलब लगभग 8 दशक का अनुभव है, 8-9 दशक का इस दुनिया में। तो आपने ये स्त्री पुरुष के संबंधों को, और स्पेशली आज के इस युग में जिस तरीके से बदल रहे हैं, कोई संदेश युवाओं के लिए और मे बी महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, कि संबंध तो कुछ नहीं बदल रहे जी वैसे के वैसे ही हैं। ओके, सिर्फ वास्तविक जीवन में मैंने आप औरतें नौकरियां करने लगी हैं, पढ़ने लगी हैं, इस तरह के बदलाव आए। आपस में तो कुछ खास संबंध में आपको नहीं बदलाव लगता आए कि रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर जो था वो चेंज हुआ है? नहीं। मतलब इसमें नहीं, वो वही काम पे जाती हैं, बड़ी क्रांतिकारी बनती हैं, सब लहंगा वहंगा पहन के शादी करा लेती हैं, पिता से दहेज ले लेती हैं आराम से। हमारे ज़माने में नहीं, हमने नहीं लिया था जी, मगर अब मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ कहती हैं कि भाई पैसा तो चाहिए ना, तो मैं इधर से भी जाऊँ उधर से भी जाऊँ, मतलब वो पैसा चाहती हैं, आराम तसल्ली से लेती हैं, जी, मांग कर लेती हैं। मांग के लेती तो और वो कमाता कैसा है क्या है, प्रेम हो जाए वो अलग छोड़ो, मजनू लैला जैसा हो जाए, मगर लैला ने भी मजनू के साथ तो नहीं गई थी ना। हाँ जी, तो अगर वो देखभाल क्यों करती हैं प्रेम हाँ, कि नौकरी वोकरी ठीक प्राइमरी है, फिल्टर लगा के हाँ। फिर आप प्रेम करो, हाँ फिर वो एकदम ना पूर्ण रूप से प्रेम नहीं है, वो आपने एक प्राइमरी फिल्टर तो पहले लगा रखा था, एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वो में से ठीक है, आप पहले मेरे वो से माँ बाप लगाते थे फिल्टर, अब आप आप खुद लगा लगाते रहे हो, आप खुद लगा रहे हैं। इतना फ़र्क तो ज़रूर आया है। और दूसरी तो ऊपरी बातें कि उसे रोटी बनाने में आपकी मदद करती है, उससे भी फ़र्क पड़ता है, बच्चा पालने में मदद करती है सब, जो भी थोड़ा बहुत मदद, बहुत ही कम प्रतिशत पुरुष करते हैं मदद। जैसे डेनमार्क में मैंने देखा शाम का खाना सिर्फ पुरुष ही बनाते हैं। हाँ, आप घूमने जाइए तो वो अपनी रसोई खुली रखते हैं, खिड़की, हर खिड़की में एक मर्द दिखता है खाना बनाता। ओके, तो मतलब वैसा यहाँ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो मतलब ये एक अलहदा किस्म की बात है, इसलिए उसके ऊपर बात की जाती है कि वो पुरुष में बनाता है, नहीं तो बेबनाता। नॉर्मल रूटीन उसमें तो चर्चा का विषय भी नहीं होना चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, तो चर्चा का विषय है। और बाकी तो जो भयानक है जी, वो ये है कि जैसे जैसे औरतें कर्मठ हो रही हैं, जैसे जैसे वो कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, ज़्यादा ज़्यादा कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, अब पुरुषों से अच्छा कर रही हैं, वैसे वैसे बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ओके, और आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों हो क्योंकि रहा है? ये सारा खेल जो है सेक्स का नहीं है, ये पावर का, अथॉरिटी का है, पावर का है। अथॉरिटी का है, पावर का है। तो आपको जब हीन भावना आपके अंदर जागृत होती है, जितना जितना औरत आगे बढ़ेगी, जितना जितना वो स्वतंत्र होगी, उतना आप उसको अपने दबाने की कोशिश करेंगे। और आपके पास और कोई फिजिकल हथियार फोर्स के अलावा आपको कुछ समझ में आता नहीं। और कोई हथियार है ही नहीं आपके पास, लीगली आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब उसको पूरे अधिकार हैं स्त्री को। आप मारपीट कर लें वो तो अलग बात है, मारपीट तो आप गुंडों से भी कर लेते हैं, औरों से भी कर लेते हैं, मगर आप कुछ कर नहीं सकते। ये आपके पास हथियार है, और वो भी आप अकेले नहीं करते। आपकी इतनी हिम्मत भी नहीं कि अकेले कर लें, 2-4 लोगों को मिल के कर दें, कि भाई वो एक औजार है आपके पास, एक आपके पास उस हथियार है, उसका आप उपयोग करते हैं। और ये जो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन है वो बढ़ती जा रही है। अब घर में आपने रोटी पका दी, बच्चे को देख लिया, वो सब करने के बाद आपने पत्नी को पीट लिया, कि एक वो जो आपको लगता है भड़ास निकालने वाली बात होती है ना, मतलब इसका मतलब आपने उसको स्वीकार नहीं किया है अपनी नई भूमिका को, आप सिर्फ उसको निभा रहे हैं। जैसे पहले लोगों के कहने पर आप नहीं करते थे, हाँ, वैसे अब लोगों के कहने में आप करते हैं। कूल, प्रोग्रेसिव, यू कांट लुक रिग्रेसिव, तो ऑफ कोर्स बिकॉज़ आपको अपनी छवि मेंटेन करनी है, तो आपने एक तरीके से उसको एक्सेप्ट करने का, मगर अंदर से आत्मसात नहीं कर पाए आप उस बिलीफ को।
वैसे मैं नहीं मानती कि दुनिया में कहीं भी कोई अलग हुआ है। जी सिर्फ ये है कि औरतें कमाने लगी हैं, जी तो वो तो जैसे ही कमाने लगोगे एक अलग तुम्हारी व्यक्तित्व तुम्हारा बन जाएगा। जी मतलब असल बात तो यही रही है कि जब मुद्रा आई तो पुरुषों के अधिकार में, जी जब स्त्रियों के अधिकार में आ गई तो फिर वो उनके बराबर आ गई, खड़ी हो गई। तो उसमें फिर ये टकरार तो चलेगी ही। औरतें भी अच्छा खासा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करती हैं जब वो बॉस होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती। इट इज मोर अबाउट अथॉरिटी। इट्स अबाउट ऑल अबाउट अथॉरिटी। स्पेशली मैम ये जो फेमिनिज्म का जो कॉज है और एसेंशियली वुमेन एम्पावरमेंट से शुरू हुआ, अभी फेमिनिज्म का नाम दिया गया उसको, ये जिस रूप में चल रहा है आपको क्या लगता है? मतलब पहली बात तो ज़रूरी है या नहीं है, और उस पर तो आई बिलीव एवरीबडी विल एग्री कि ज़रूरत तो है। उसको तो मतलब कोई बेवकूफ़ ही होगा जो डिनाई करेगा। नहीं, ज़रूरत तो है, बिल्कुल है। तो डिनाई करना स्टुपिडिटी होगी। एम्पावरमेंट नहीं कहना चाहिए उसको, बिल्कुल दे हैव टू हैव देयर राइट्स। जी जो भी अधिकार हैं जो हमें चुंगे में मिल गए थे, जैसे वोट करने का अधिकार, जी हमने ना मांगा ना हमने, अबॉर्शन का अधिकार, जी हमें यही नहीं, वो औरत खुद तो तय नहीं करती थी, उसके सास ससुर तय करते थे जी कि अबॉर्शन होगा कि नहीं होगा। फिर उसके साथ में जब आप अबॉर्शन के अधिकार के संग में आपने ये क्यों रखा हुआ है कि वो घर में, बाहर तो सबको पता होता है बेटी होगी कि बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, मगर जब हम जानते हैं कि इससे फ़र्क पड़ता है तो हमने इसको प्राइवेट क्यों नहीं किया, शुरू से ही हमने इसको इलीगल क्यों नहीं किया। मगर ऐसे बहुत से अधिकार हमें मिल गए। अब यूँ तो प्रॉपर्टी में भी अधिकार है, मगर वो जब उसमें हर एक में कोई ना कोई क्या कहते हैं, वो हमारे यहाँ कहते हैं वो टीका लगा देते हैं, काला टीका लगा रहे हैं कि भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नहीं होगा, दूसरी प्रॉपर्टी का क्या चार्ज है। असल तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है ना, बाकी तुम्हारे ससुर ने क्या कमाया और तुम्हारे वो पति कह देता मेरा है नहीं, तो मेरे बाप का है तो मैं क्या करूँ। तो मतलब इनहेरिटेंस राइट्स में है, देयर आर अभी स्टिल देयर आर इश्यूज। आप कुछ थोड़े से चेंजेस भी हुए हैं, मगर हिंदू कोड बिल पहले तो अलग से हिंदू कोड बिल पास हुआ, मतलब पूरी चीज़ें जो थी वो सब पर एक काला टीका लगा हुआ था। तो उस तरह से जो अधिकार मिले हैं, मेंटेनेंस, अजीब बेवकूफ़ों वाला रूल है वो कि भाई बच्चा हो तो मेंटेनेंस मिलेगा, तो औरत को जीने का अधिकार नहीं है जी। और वही फिर पति की आय बीच में आ जाती है। जो अगर वो एंसेस्ट्रल जब तक आप साथ में नहीं लाओगे तब तक खाली वो तो बता देता है मैं बस काम ही नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कानून में बदलनी चाहिए, और फिर उसके बाद वो लोगों के दिमाग में वो लंबी प्रक्रिया है, वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो ये बातें जो है ना, अब हमारे यहाँ के लोग तो भाई जैसे चला लो ढोर डंगर की तरह हैं, जैसे ऐसे नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा वो भी हुआ है, क्रिटिसिज्म भी हुआ है, आम जनता नहीं है। मेरे घर में एक मेरे यहाँ टैक्सी ड्राइवर आता है, वो शुरू हो जाता है, मैं उसे कहती हूँ भैया तुझे कहीं और ले जाता है, हर बार तू शुरू हो जाता है, और ये तू सरकार की बुराई करते करते तू मुझे एयरपोर्ट की डिपार्चर की जगह अराइवल पे ले आया। तो मैंने कहा ये तू थम, थोड़ा रुक कर बात कर। मतलब इतना नाराज़गी है इतनी, मगर बात ये है कि कोई दूसरा नहीं दिखता, उन्हीं को वोट कर देते हैं। हाँ, वो एक अभी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो एक इशू है कि मतलब आपको इनसे कितने भी इश्यूज हो सकते हैं, पर आखिरी में घूम फिर के आपको पता है कि वोट मुझे वही दे के आना है। असल में बात यह है कि सारा वो कुछ बकवास है, असली बात ये है कैरिस्मा। जी, कैरिस्मा। तो वो कैरिस्मा है नहीं किसी और लीडर, यहाँ एक गांधी चाहिए। अब गांधी के अलावा किसी में उतना कैरिस्मा नहीं। महात्मा गांधी चाहिए, राहुल गांधी नहीं चाहिए। हाँ, महात्मा गांधी चाहिए जिसमें इतना कैरिस्मा हो कि वो अच्छे अच्छे धुरंधर हो, सुभाष चंद्र बोस वगैरह बड़े बड़े धुरंधर लोगों को उसने बिठा दिया। मगर मतलब एक कैरिस्मा चाहिए, बिना कैरिस्मा के आप कितने भी अच्छे आदमी हो कुछ नहीं होने वाला, वो कैरिस्मा है नहीं, इसको पता ही नहीं कि किस वक्त क्या बोलना है। जी। आप कुछ भी किसी वक्त बोलोगे उससे वोट नहीं मिलता, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। आपको नब्ज पकड़नी होती है। नब्ज पकड़ी थी महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने अच्छे से नब्ज पकड़ी थी। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बारे में कुछ बताइए, हमारे तो जन्म से पहले की बातें वो, मतलब काफ़ी। इंदिरा गांधी तो शुरू में तो बहुत ही वो सिर्फ चाय पिलाया करती थी पंडित नेहरू के घर में, उनका सब उनको गूंगी गुड़िया कहते थे, और वो होस्टेस का काम करती थी और बहुत बढ़िया करती थी, नो डाउट अबाउट इट।
फिरोज गांधी तो खैर वुमनाइजर था, इसलिए उन्होंने छोड़ा उसको, और जो बात थी। तो पंडित नेहरू के ऐसे ही रहती थी, और किसी को भी अपेक्षा नहीं थी कि उनको कुछ भी कभी वो बनेंगी जी। और उनको इसका कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी पंडित नेहरू ने बहुत देर से बनाया, बहुत देर से बनाया। मतलब अच्छी वो थी कार्यकर्ता, मगर उन्हें बनाया नहीं था। और एक मैं तुम्हें बतलाऊं, जो मैं खैर कभी शायद दिल्ली पर लिखूंगी तो लिखूंगी, कि रामलीला ग्राउंड्स में ये होती थी सभा, और अपरंपार भीड़ होती थी। तो एक बार पंडित नेहरू अंत में 3 बार जय हिंद कहलाते थे, हर बार उनकी स्पीच के बाद। तो उन्होंने एक बार जय हिंद कहा, वो करोड़ों लोग, मतलब जो भी एक साथ लाखों तो होते ही थे, वो जय हिंद चलाते थे। फिर उन्होंने कहा कि आप इस बार जब जय हिंद कहें तो खड़े हो जाइएगा। तो इंदिरा गांधी उनके पीछे बैठी थी, तो उन्होंने कहा क्या पप्पू बोल, ये पप्पू क्या कर रहे हो, इतने लोग खड़े हो जाएंगे तो यहाँ तो बवाल हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। तो पंडित नेहरू ने कहा नहीं सुनिए, आप खड़े मत होइए, मुझे सलाह दी गई है कि मैं आपसे खड़े होने के लिए ना कहूँ, तो आप खड़े मत होइएगा, ऐसे ही जय हिंद बोलिए। तो इंदिरा गांधी ने कहा क्या उनसे कहना थोड़ा था मुझे? तो कहने लगे मुझे से कहा जा रहा है, आपसे कहना नहीं चाहिए था। तो लोग बड़ा हंसे भी और बैठे रहे खाए। तो मतलब इतना था उनका, इंदिरा गांधी का, उनकी बात सुनते थे वो, मगर उनको उन्होंने कोई पद नहीं दिया था। और जैसे उन्होंने साहित्य अकेडमी उन्होंने बनाया था, और वो उसके पहले चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई प्रधानमंत्री अलग है, अध्यक्ष अलग है। अगर मैं कोई भी बेवकूफ़ी की बात कहूँ तो मैं एज अध्यक्ष उसको खारिज कर दूंगा। ओके, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए पॉलिटिशियन आई कैन से इट, बट नॉट एज अध्यक्ष मैं उसे खारिज कर दूंगा, और आप लोग मुझे सिर्फ अध्यक्ष माने। जी। तो उस हिसाब से वो बहुत लोकतांत्रिक थे। और उसके बाद इंदिरा गांधी का कहीं कुछ वो नहीं था, मगर जब ये अब लाल बहादुर शास्त्री बने प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी तो नहीं बनी। अब उनको किसने मारा ये हम नहीं जानते, ये हम जानते भी हैं तो हम कहना नहीं चाहते। हाँ, उसके बाद कोई विकल्प नहीं था लोगों के पास, कांग्रेस पार्टी के पास। लाल बहादुर शास्त्री तो कमाल आदमी थे। मतलब उन्होंने जब रेलवे मिनिस्टर, जब एक्सीडेंट हुआ और वो रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, तो ये तो मेरे आंखों की देखी हुई बात है, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत वो, जब भी उन दिनों वो सारे लोग आते रहते थे, कभी कहीं से, कभी किसी देश का प्रमुख, कभी किसी देश का प्रमुख, तो वो सब एयरपोर्ट पे जाते थे। तो पिताजी हमेशा एक बतौर नागरिक, एक महत्वपूर्ण नागरिक की तरह जाते थे। तो कभी कभार मुझे या मेरी बहन को ले जाते। तो मेरी आंखों की देखी हुई बात है। जवाहरलाल नेहरू में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा था, बहुत ही ज़बरदस्त गुस्सा था। तो मतलब उन्होंने एक बार हाथ से उसके पुलिसमैन के बेटॉन लेके और लोगों को पीटना शुरू किया एयरपोर्ट पर। किस उसमें? वो उतरने में पता नहीं क्या देर हो रही थी, वो सीढ़ी नहीं आ रही थी। वो कोई VIP से बाहर से आए हुए थे लोग, सीढ़ी ही नहीं आ रही। तो 2-3 बार हुआ कि भाई सीढ़ी नहीं आई है, तो उन्होंने बेटॉन उसके हाथ से छीना और 2-4 लोगों को पीट लिया। मतलब बहुत गुस्सा था। तो जब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा अरे लाल बहादुर पागल हो क्या, इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत है भाई, अब अगली ध्यान रखना अगली बार नहीं होगा रेलवे से। वो तो खैर सवाल है नहीं, उनका तो सिद्धांत ऐसे था नहीं, इस्तीफा तो देना, अंत में दिएगा। तो वो बने ना प्रधानमंत्री। उनका करिश्मा नहीं था उस वक्त तक, जब हो गया, जब प्रधानमंत्री बन गए, बड़ा ज़बरदस्त करिश्मा हो गया था उनका। मगर तब तो जब उन्होंने कहा कि एक दफ़ा का खाना छोड़ो तो सबने छोड़ दिया। तो बने तो वो इंदिरा गांधी तो नहीं बनी। ये बात कोई याद ही नहीं रखता, सब धड़ाधड़ यही बोलते जाते हैं कि भाई परिवार। जब लाल बहादुर शास्त्री मर गए, अब वो किसने मरवाया हम नहीं जानते, वो कुछ भी हो सकता है। और वो बड़ी अजीब तरह से सूचना आई थी, क्योंकि ललिता शास्त्री गई नहीं थी। तो जो हमारे एम्बेसडर थे, मतलब जिनके पास ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो सूचना आई, वो सिर्फ ये थी, ये शब्द बोले गए थे, योर प्राइम मिनिस्टर इज़ नो मोर, योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड। इस तरह से सूचना नहीं दी जाती किसी मतलब वो भी प्रधानमंत्री। हाँ, मतलब तो एनीवे वो क्या हुआ था हम नहीं जानते, अपना अपना कयास लगा सकते हैं। मगर उनके मरने के बाद जब ये हुआ, कैबिनेट मीटिंग हुई, तो मोरारजी देसाई वाज द फर्स्ट, मतलब वी थॉट दैट ही इज़ द फर्स्ट चॉइस। मगर वो उन पर किसी वो उनको कोई पसंद नहीं करता था। मतलब बेसिकली ये होता है ना कि
कोई आदमी नापसंद होता है सबको, तो वो सबको नापसंद है। अब पसंद नहीं होना भी काफी नहीं है, नापसंद होना उसका भी एक लेवल ऊपर है। नापसंद थे। नापसंद होना। तो बाकी बचते थे जगजीवन राम, जी। तो वो अच्छे माने जाते थे, मगर उन सब में उस वक्त पड़ रहा इंदिरा गांधी का भारी पड़ा, तो इंदिरा गांधी बनी प्रधानमंत्री। और शुरू में तो कोई ख़ास कुछ हुआ नहीं, ये तो बांग्लादेश के वक्त इनका उभर कर आया, और वो आया मानिक शॉ की वजह से। मगर ये है कि मेरा सौभाग्य रहा था एक बार मानिक जी से मतलब दर्शन हुए थे, हालांकि इस बात को 2007 की बात है अगर उसे याद है, तो मेरे कॉलेज में आए थे, तब 2 मिनट के लिए साक्षात्कार हुआ था। तो वो मतलब मेरे चाचा उस वक्त इंटेलिजेंस के हेड थे, जनरल दास दरान। तो कुछ दिनों तक तो कॉन्फिडेंशियल होता है, बता नहीं सकते हैं, बाद में बता सकते हैं। तो उन्होंने, इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा कि भाई इतने ही आ गए हैं, क्या करूँ, वो रेफ्यूजी। हाँ, तो इंदिरा गांधी ने तो बोला कि भाई लड़ाई तुम हमला कर दो, उसने इस वक्त नहीं हो सकता, वो सारी बात तो जानते सब जानते। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई कब करना है, उन्होंने कहा नाउ और नेवर, इफ इट इज नेवर आई रिजाइन, इफ इट इज नाउ देन आई डू इट। तो वो फिर उस वक्त हुआ जो सब कुछ हुआ, और फिर वो बड़ी भारी गलती की उन्होंने, शी मेड अ ब्लंडर। जब वो इतने सारे युद्धबंदी आ गए थे, कभी मतलब सुना ही नहीं गया इतने सारे युद्धबंदी हो जाएं, और हिंदुस्तान में थे, और मानिक शॉ उनको बड़ी इज्जत से उनसे पेश आते थे। तो वो तो एक मुसीबत खड़ी हो गई थी ना उनकी, कोई यहाँ रह रहे उनका क्या करें, और कब वो बलवा कर दें हम नहीं जानते। तो उस वक्त ये बार्गेनिंग पॉइंट था, तो उस वक्त इनको ज़मीन लेनी चाहिए। हम लाहौर तक पहुँच चुके थे, हमको वो ज़मीन लेनी चाहिए थी जो लेने के लिए जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई। लाल बहादुर शास्त्री क्या करने गए थे शिमला, तो हम नहीं जानते, उनका क्या प्रपोजल था तो हम नहीं जानते। तो वो ज़मीन लेनी चाहिए थी, उसके बजाय इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं मुजीबुर रहमान को, उनको फांसी होने वाली थी, तो मतलब पाकिस्तान ने उनको तारीख भी तय हो गई थी। फिर ये भुट्टो आ गए, तो ये भुट्टो से इन्होंने ये बागेन किया कि मुजीबुर रहमान को छोड़ दिया। इनका ये ख्याल हुआ कि अगर मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनेंगे तो वो लोकतंत्र रहेगा, और लोकतंत्र रहेगा तो हिंदुस्तान का दोस्त रहेगा, और अगर वो डिक्टेटरशिप हुई तो फिर वो नहीं रहेगा। खैर उन लोगों ने तो खुद ही मार दिया मुजीबुर रहमान, पूरे परिवार को ही मार दिया, और फिर वो डिक्टेटरशिप ही हुई। तो ये बहुत बड़ी गफलत थी एक इंसान के लिए। उनको उनके बजाय उनके एवज में ज़मीन अपनी वापस लेनी चाहिए, तो फिर ख़त्म हो जाता किस्सा कश्मीर का। पाक POK जो है इसको ले लेना चाहिए था उनके, बागेन तुम्हें युद्धबंदी चाहिए तो हमें POK चाहिए, वो नहीं किया। तो होता है ना, कोई गलती होती है, एक ब्लंडर हुआ। अभी वी आर एनालाइजिंग इट लाइक लुकिंग बैक, उस टाइम पे थॉट प्रोसेस, वो सारे उनके दे हैव टू मेक डिसीजन लुकिंग फॉरवर्ड, एंड तो उनके जो जितने भी वो थे एडवाइजर्स, उन्होंने सब यही एडवाइस किया मानिक शॉ के अलावा। मानिक शॉ बाय दैट टाइम, बिकॉज ही मेड दैट स्टूपिड स्टेटमेंट कि मैं पाकिस्तान में बसा तो वो जीत जाता, मजाक में बातें करता था। Exactly. इंदिरा गांधी को द गर्ल बोलता था। He was a very jovial man. मतलब I met him, he was like very old in his wheelchair, and at that time he was cracking jokes. मतलब वो इंदिरा गांधी को तो द गर्ल कहता था। The girl. तो वो a sitting prime minister. तो मगर उसने मजाक में कह दिया, मजाक हम मतलब ब्रिटेन में ये बात होती तो कोई इसको तवज्जो ही नहीं देगा, मतलब एक मजाक की बात थी कि दे वुड हैव वन, कोई बड़ी बात नहीं। मगर खैर तो उस वक्त तो वो हो गए थे, इनकी उसमें नहीं रहे थे, तो उनकी बात तो उन्होंने मानी नहीं ना उनसे पूछी। जैसे हर पॉलिटिशियन कोई ब्लंडर करता है, पंडित नेहरू ने ब्लंडर किया बाय बिलीविंग इन चाइना, ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ा ब्लंडर। बहुत बड़ा, एक बुक है बहुत अच्छी, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह की, इट्स हिमालयन ब्लंडर, एग्जैक्टली, इट्स ब्यूटीफुल। इसके अलावा भी वो शुरू से मतलब उन्होंने CNC ब्रिटिशर रखा हुआ था, गवर्नर जनरल ब्रिटिशर रखा हुआ था, शुरू से ही वो ये गलतियाँ कर रहे थे। और फिर ये कल्मिनेशन में उन्होंने सोचा मैंने जो ये पंचशील बना दिया ना, मतलब वर्ल्ड लीडर बनने का इतना ज़्यादा वो था, एम्बिशन था,
कि वो उन्होंने सोचा मैंने ये बना दिया है, अपनी कमाल की चीज़ बना दी है और सारी दुनिया मान रही है, और यूगोस्लाविया ने बहुत उसने तरक्की की उसको मानकर। भाई कायदा भी तो आना चाहिए ना मानने का। सही बात। तो वो चाइना पर अंत तक वही वो सियाचिन में घुस गया, आप जी अपना बैठे हैं उसके ऊपर विश्वास कर। अभी जो करंट डिस्पेंसेशन है द गवर्नमेंट, एंड आप फेसबुक में देखें आपके कमेंट्स जनरली ऑफ कोर्स एंटी एस्टेब्लिशमेंट व्हिच इज, तो क्या चैलेंजेस हैं करंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ? आपको क्या लगता है क्या गलत है, या सब कुछ ही गलत है? सब कुछ ही गलत है। यू सी इट इज़, मैंने बोला मैंने ये 50 साल पहले चित्तकोबरा में लिखा था, कल मैंने ये पैराग्राफ पढ़ के सुनाया था बैंड बुक्स में। आप लोगों से आप डेमोक्रेसी रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, डिसाइड कर लीजिए। हिटलर भी चुन कर आया था जी, इलेक्ट होकर आया। इलेक्ट हो गया था। जब इलेक्ट होकर तानाशाह आता है तो उसको हटाना असंभव होता है। जब वो आरोपित होता है तो आप क्रांति कर सकते हैं जी। जब वो चुन कर आता है तो कुछ लोग हमेशा उसके साथ होते हैं, तो कुछ लोग तो उसके साथ होंगे ही ना हमेशा, ऑफ कोर्स। तो आप उसको हटाना बहुत मुश्किल है। जी। और But दिस इज 1939 ऑफ जर्मनी। उसने सबसे पहले ज्यूज को नहीं अटैक किया था, कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्ड्स नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग। उसने पहले होमोसेक्सुअल्स पर किया जी, फिर उसने जिप्सीज पर किया, फिर उसने पेंटर्स पर किया, एक्टर्स पर किया, एक्टर्स पर पहले किया, फिर आर्टिस्ट पर किया, पेंटर्स पर किया, म्यूजिशियंस पर किया, फिर ज्यूज पर किया। ओके। तो ये जो होता है ना, ये ऐसे नहीं होता, रफ्ता रफ्ता होता है। आपने पहले अटैक किया धर्म पर, एक संप्रदाय पर, मुसलमानों पर, आप बातें बनाते हैं, मगर अगर दलित घोड़े पे चढ़ जाता है तो उसको जान से मार देते हैं, आप कुछ नहीं कहते। औरतों पर रेप होता है, आप कुछ नहीं कहते, चुप रहते। नहीं, पर इस पूरे के लिए क्या यही डिस्पेंसेशन जिम्मेदार है 70 साल? मतलब अभी हो रहा है तो बीजेपी, अभी तो वो जिम्मेदार है, मैं मानता हूँ सर। एंटायर बीजेपी इज रिस्पांसिबल एंड वी आर रिस्पांसिबल, ईच वन। We as a citizen definitely are responsible without a doubt. All of us. We are. The point is कि we have accepted one man as a dictator. Okay. Nobody is saying anything. नहीं तो जब नेहरू का ज़माना था, नेहरू भी बहुत डिक्टेटोरियल थे, मगर बाकायदा बहस होती थी, बाकायदा पार्लियामेंट में बहस होती थी। मतलब बहुत, फिरोज गांधी तो बहुत ही वायलेंटली बहस करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वायलेंटली बहस करते थे, खूब वायलेंट बहस। Feroz Gandhi was always in like opposition of Nehru most of the times. मतलब नेहरू को कितने भी लोग पसंद करें, मगर ऑपोजिशन में पूरी बातें होती। और इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगा के दोबारा नहीं आई ना, वो नहीं इलेक्ट हुई ना, इतना तो लोगों का ज़मीर था कि नहीं इलेक्ट हुई दोबारा, फिर इन लोगों ने इतना गधा बना किया कि फिर वो इलेक्ट हो गई। आई मीन दीज पीपल बिहेव सो स्टूपिडली, आपस में लड़ते। अच्छा, हमारा ऑपोजिशन अभी भी वैसे उल्लुओं की तरह बिहेव कर रहा है कि भाई दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, वो इन फाइटिंग है, ये है वो है, अकल की एक बात नहीं कहते, कोई कैरिस्मेटिक बात नहीं कहते। तो उस हालात में हिटलर क्या था, हिटलर के लिए लोग जान देने को तैयार थे। जब उसने सुसाइड किया उससे पहले तक तो 90% जर्मनी उसके साथ था। मतलब एग्जैक्टली। तो अब पूरा हिंदुस्तान इसके साथ होगा। और मैं तुम्हें बतला रही हूँ, आज लिख के रख लो, 2024 में ये लोग आए तो फिर कभी इलेक्शन नहीं होगा। दैट विल बी आवर लास्ट। 2024 में तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल मतलब they will come and they will come. This is how it is. उसके बाद कोई election. It's a foregone conclusion. अभी So after that we will have no election. Somebody might like it, not like it, but it's happening. It will happen. It is and happening. After that we will have no election. We will have presidential form of government. He will become the president. Is it really? Then like yes, absolutely. आप लिख के रख लो. After But that. say so. मतलब अगर वो डेमोक्रेटिकली जीत के आ सकते हैं दोबारा, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन क्यों आ रही है? जीत के आने से क्या, वो उन्होंने सब खत्म कर दिया ना इंस्टीट्यूशंस। सुप्रीम कोर्ट को बचा है, वो ख़त्म हो रहा है, उसको ख़त्म कर ही रहे हैं। वो कॉलेज जब में वो ये करेंगे, अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है ये करेंगे, सब कुछ करके सब खत्म कर दिया। पहले ही आधा खत्म ही है वो। अभी तो वो चंद्रचूड़ भी भगवा पहन के मंदिरों में ही घूम रहे हैं पागल की तरह। तो वो अल्टीमेटली जो इनको चाम है, बहुत बार कह चुके हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए इनके मन में बहुत बड़ा चाम है और कई बार व्यक्त भी कर चुके हैं। एक आदमी का शासन होना चाहिए,
एक आदमी जिम्मेवार होना चाहिए सब चीज़ के लिए. Then he'll become the president. Then like Putin, he'll declare himself life president. Then there'll be no elections. Okay. जर्मनी कैसे बचा? आज भी वहाँ हिटलर होता. वो इसलिए बचा because two mistakes were made. One, Japan attacked on Pearl Harbor, which was the stupidest thing on earth. that happened. Otherwise अमेरिका तो चुपचाप बैठा था. Exactly. मरो, पूरे यूरोप वर्ल्ड मरे. में कोर्स ही चेंज हो गया मतलब उससे. मतलब अमेरिका क्या करे? मरो, यूरोप मरे, खपे, उसे क्या फर्क पड़ता था? Of all the stupid things to go and attack Pearl Harbor. Then America came in. And then, like Napoleon, Hitler also went to Rus, Yeah. Russia. That was the beginning of the end. अगर फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होता तो ऐसे ही चलता रहता नाजी जर्मनी. जी. मतलब हिटलर के रूप में कोई और होता, दैट लाइन ऑफ थॉट और वो चलता जाता. उसका नेक्स्ट था ही ना, वो गोबल्स था, वो उसके थे ही ना नेक्स्ट कमांड. तो बहुत सारे लोग कमांड तो आती जाती है, बनती जाती है वो तो. और बनी थी उसकी, तो उसने बना के रखी थी. जी. सो पॉइंट इज कि ये जो मोह होता है. जी. अब पुतिन का क्या था भाई? अच्छा वाला आदमी था, कोई बहुत एम्बिशियस आदमी भी नहीं था. अब इतना एम्बिशियस हो गया, अब उसने फॉर लाइफ लॉन्ग अपने को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया. अब वही रहेगा. वो तो उसने डिक्लेयर ही कर दिया है ना. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जब मरेगा तब देखा जाएगा. मुझे नहीं ख्याल कि जब मोदी के बच्चे थे नहीं, मुझे नहीं ख्याल कि उसको अब मरने के बाद की फिक्र है. मरने तक ही फिक्र है उसको. ओके. तो वो प्रेसिडेंट बने ना, उसके बाद तब तक हमारे इतने ब्रेन वॉश हो ही चुके होंगे. पहले हम ब्रेन वॉश थे, पैदा ही ब्रेन वॉश हुए थे हम, और अब और ब्रेन वॉश हो गए हैं. एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी हम लोग इतना इजीली ब्रेन वॉश कैसे हो जाते हैं? मतलब और सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है. नहीं, इतने मैं आई मीन ये बात बहुत लोगों को बुरी लगती है. अगर आप बार बार हार जाते हैं तो कुछ तो गलत होगा. जी. हम बार बार क्यों हार जाते थे? क्योंकि हमारे यहाँ संगठन नहीं था. वी वर वेरी गुड वॉरियर्स, मगर हमारे यहाँ स्ट्रेटजी नहीं थी. राजपूत बार बार हारते थे मुगलों से क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी नहीं थी. और यह स्ट्रेंथ नहीं थी. नहीं, स्ट्रेंथ थी, वीर बहुत थे, मगर सिद्धांत भी बहुत थे, और वो अपने सिद्धांतों को मानते थे. एग्जैक्टली. तो उन सिद्धांतों के चक्कर में वही सिद्धांत आपके रास्ते पे आ जाते थे. हाँ. मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि स्ट्रेटजी नहीं थी. मतलब ठीक किस तरह युद्ध में स्ट्रेटजाइज करना है वो नहीं था, और आपस में आपसदारी नहीं थी. एक दूसरे से लड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी थी. एक राजपूत दूसरे राजपूत राजा को हराने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था. ये एकजुट होकर लड़े नहीं कभी. बिल्कुल. और स्ट्रेटजी नहीं थी, संगठन नहीं था. इनफैक्ट महाराणा प्रताप के अगेंस्ट जो जनरल थे, वो जयपुर के महाराज थे. मतलब अकबर की साइड से जो जनरल थे, ही वाज मान सिंह ऑफ जयपुर. ही फॉट अगेंस्ट प्रताप. सो यस. मगर तब हिंदू का सवाल नहीं था ना. सवाल तो वो तो अकबर के सिपाही सार थे, तो लड़ेंगे इसकी तरफ से. तो जो मतलब संगठन होता है ना, उसके बगैर युद्ध नहीं जीता जा सकता. वही मानिक शाह ने कहा था ना, वो गधा जो था कॉल पे, क्यों हार गए चीन से? ऐसी क्या मुसीबत आ रही थी? कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं थी. हमारी हमेशा स्ट्रैटेजी में कमी रही है और गद्दारी. मतलब हम आपस में एक दूसरे को हराने में हमें हमारी ज़्यादा दिलचस्पी है जी. एकजुट होकर लड़ने में नहीं है. महात्मा गांधी पहला आदमी था जो, या फिर सुभाष चंद्र बोस, वो एकजुट कर पाए लोगों को. जी. मोबिलाइज कर पाए. चाहे गांधी ने धर्म के बेसिस पर किया, सुभाष चंद्र बोस ने रियल नेशनलिज्म के बेसिस पर किया. अगर उनको मार नहीं दिया गया होता तो हो सकता है एक अलग तस्वीर निकल कर आए. मगर गांधी का एक बहुत बड़ा काम है कि इतने डाइवर्स नेशन को, इतनी भाषाएं. अच्छा, कितना बड़ा तुरुप चाल थी कि हिंदी में बोले. जी. थे तो गुजराती, हिंदी में बोले. अंग्रेजी तो बहुत बढ़िया आती जानती थे वो, ऑफ कोर्स. तो वो हिंदी में बोले. तो वो उन्होंने चुना कि भैया हिंदी ज़्यादा लोगों की भाषा, बिकॉज मास लैंग्वेज थी, मास लैंग्वेज है, और इसमें कम से कम मराठी और हिंदी की तो एक ही लिपि है. जी. देवनागरी. तो संस्कृत की लिपि से तो संस्कृत के तमाम धर्म ग्रंथ वो सब पढ़े जा सकते हैं इस लिपि में. तो उन्होंने एक जो स्ट्रेटेजिकली चुनी चीज़ें, ऐसे ही नहीं कि यूँ ही अपना शुरू हो गया. बाकी बहुत सी उनकी बातें जो बहुत बेवकूफ़ाना लगती हैं, भी पति पत्नी बहन बहन की तरह रहे, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे.
मगर दोज आर प्राइवेट मैटर्स, हाँ एग्जैक्टली। वो प्राइवेट मोरालिटी की बातें हैं। मगर ही वाज द फर्स्ट वन टू अंडरस्टैंड कि भाई पर्यावरण क्या होता है। You cannot go on treating nature like this. Nature will revolt. मतलब I would say he had predicted COVID. At some point हाँ कैलेमिटी आएगी उनका जो दुनिया भर की और बहुत सारी बेकार की चीज़ों के बीच में उन्होंने ये भी कहा था। तो वो जो विजन है, वो विजन नेहरू में से था नहीं। नेहरू का तो एक सीधा साधा वो फेबियन सोशलिज्म था कि भाई इंडस्ट्रियाँ बनाओ, बिग इंडस्ट्री बनाओ, डैम बनाओ, सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, साहित्य अकेडमी, नाटक अकेडमी, ऑल कल्चरल थिंग्स ऑल्सो, वो सब करो बिकॉज डेवलप करो। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो अगर वो नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? नहीं, अगला बनाया था, ज़रूरी तो नहीं कि वो सब बनाए भाई। much better than- ब्रिटिशर्स ने भी बहुत चीज़ें बनाई थी, रेल बनाई थी, हम बहुत चीज़ें बनाई थी, तो उन्होंने मतलब बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा, इस सब तरफ कल्चरल भी हो, इंडस्ट्रियल भी हो, मगर देयर वाज नो एग्रीकल्चरल पॉलिसी, नेवर। Whether it is Nehru or Indira Gandhi, 2/3 मेजॉरिटी थी, they could have amended the constitution. कुछ नहीं था, कुछ नहीं किया फॉर एग्रीकल्चर। और मैं लिखा था मैंने एक लिखा था एक फ्रेंच मैगजीन के लिए, पैंडेमिक एंड इंडिया के बारे में। तो हमारे यहाँ तो ये बार बार इट्स बिकॉज ऑफ आवर रूरल पॉलिसी अगेन एंड अगेन। माइग्रेट वर्कर्स क्या मतलब होता है? दूसरे देश से आए क्या? माइग्रेशन हो क्यों रहा है? इसीलिए तो हो रहा है वो दूसरे देश से आए क्या? क्यों आ रहे हैं वो गाँव से? गाँव में इंडस्ट्री क्यों नहीं है? दैट इज द होल पॉइंट एंड दैट वाज नेवर डन बाय एनीबॉडी। ये तो मैंने तो ओपनली लिखा है कि यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ ए डिक्टेटर चोजन बाय द पीपल। या ट्रू। और एक चीज़ मुझे लगी जिसको आपने भी उसको हाईलाइट की कि ब्रेन वॉश हम इसलिए लेते हैं कि वी पीपल एज अ सोसाइटी वी लुक एट पीपल ईदर एज लाइक ब्लैक और वाइट ना, समहाउ एवरीबडी इज इन ग्रे, और हमें या तो उसमें सब कुछ बुरा ही बुरा दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है। मतलब बाई एंड लार्ज आई एम बीजेपी सपोर्टर, मतलब ठीक है, बट मतलब सपोर्टर एज इन लाइक लुकिंग एट द ऑप्शंस। मुझे लगता है कि आखिर में वोट तो इनको देख लेना। आई हैव माय इश्यूज, लॉट ऑफ इश्यूज विद दैट। बहुत सारे लोग वोट ना दें तो तब भी वो बन जाए। बट मुझे लगता है आखिर में नोटा भी दे के आऊंगा तो डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, समझ रहे हो? बट जब मणिपुर हुआ, सिनेरियो इज वेरी 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 डेंजरस। If he will win and when he wins the 24 election, we are done with, finished. जैसे मणिपुर हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग माई ब्लड बॉइल्ड दैट डे। मतलब आई डोंट केयर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की है, किसी की भी है, दिस इज जस्ट सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब मोदी छोड़िए, अगर वहाँ पे साक्षात भगवान भी प्रधानमंत्री की चेयर पे बैठे हैं तो आई विल क्रिटिसाइज हिम ऑन दैट डे, बट समहाउ पीपल फाउंड वेज एंड मीन्स टू जस्टिफाई दैट आल्सो। वो तो मेरे साथ जो हुआ था, जो मेरा अपना अनुभव है जी, वो मैंने लिखा। तो मैंने पहले वो उसने शब्दांकन में छापा था भरत तिवारी ने, तो उस ट्विटर पे डाल दिया, तो उन्होंने हटा दिया। मैंने रवीश को भेजा व्हाट्सएप पे, उसने कहा इसको मत सार्वजनिक करो जी, सार्वजनिक रूप से मत लिखिए आप इसको जी। मेरा बेटा तो हमेशा ही कहता है मम्मी प्लीज़, उम्र का लिहाज नहीं है, उनको पकड़ लेंगे तुम्हें किसी दिन। वो तो मतलब भयानक है, the way people are justifying it. My own nephew, I told him मत आना दोबारा मेरे घर। Legacy issue, this that. I mean, I don't care honestly. For me, as on today, it is a law and order issue. भाई वो यहाँ से उठ के यहाँ आ गए हैं, अपने ही देश में आए, अपने देश में आए ना, कोई वो अमेरिका से यहाँ थोड़ा आ गए हैं। मतलब बात क्या है, ट्राइब्स हैं। अबे व्हाट द हेल डज इट मैटर? ड्रग्स में डीलिंग करेंगे, ड्रग्स में कौन डीलिंग नहीं कर रहा हमारे देश में? कश्मीर में तो इतनी डीलिंग हो रही है ड्रग्स में, सारे में डीलिंग हो रही है क्योंकि आप कुछ करते ही नहीं हो। First of all, you allow it to come, and you allow it because it means money. And reasons may be whatever it is. आपका काम है as a law and order, you have to maintain it. आप law and order से तो अलग बैठ गए जाके। मतलब आपका मतलब समझ ना, आपको वो बेसिक है। Tell you in any other country that is sufficient reason for the government to fall. Manipur. Yeah. If we are able to put up with Manipur, we will put up with Manipur-like conditions all over the country. What happened to Bilkis Banu's rapists? Yeah. That was again वो तरह की It is shameless. तो वो होने वाला है, वो हर पग पे एक कॉलोनी में। अभी जो IIT में हुआ है बना, Why is BJP even doing it? BJP workers, IIT workers,
दे हैव रेप्ड एंड डन ऑल दैट। किडनैप हाँ, और आप चुप बैठे हो। इस लेवल पे मतलब आपको नहीं लगता मतलब एंड ऑफ द डे इफ सोसाइटी बिकम्स लाइक दैट कि कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि सोसाइटी जो होती है वो डेड हो जाती है। जिसी एक ज़माना था ना जो राजा कहता था वो चलता था, सिर्फ कवि और मांडलिस के खिलाफ बोलते थे, बाकी सब चुप रहते। तो वही बात है कि आजकल भी वही हाल है, राजा जो बोलता है ठीक। जब तुम नेता को राजा बना दोगे जी तब यही होगा, यही होगा। तब सीता को वनवास होगा। जी हाँ मतलब वो जब आप जब नेता को राजा बनाओगे तब गर्भवती सीता को वनवास होगा। मेटाफर है वो एसेंशियली बट जो है फैक्ट कैन नॉट बी चेंज, ट्रूथ कैन बी चेंज, फैक्ट कैन नॉट बी चेंज। ओके एंड हाउ आर द डिफरेंट फैक्ट They're एंड different. ओके Because a number of facts together, positive, negative, together make up the truth. ट्रूथ ओके But a fact is a fact. And It is different people 8 can have o'clock, different- it is 8 o'clock. ओके But it will always not remain 8 o'clock. That is the truth. ओके 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 इंटरेस्टिंग। मैम साहित्य में अभी के जो नए लेखक हैं कोई आपको जो बहुत इम्प्रेस करता हो, जिसने कोई अच्छा लिखा हो, हाँ, एक अनिल यादव है, उन्होंने कीड़ा जड़ी लिखा है। जिसके कीड़ा जड़ी वहाँ के बारे में है, जो जड़ी होती है जी बहुत बिकती है वो, जी सपोज टू एरोटिक इन इट्स पावर्स। उत्तराखंड की एक्सट्रीम पहाड़ियों पर मिलती है, उसके बारे में उसने लिखा है, अपना अनुभव से लिखा है, कीड़ा जड़ी। और एक और उसकी किताब है, ये कौन देश है महाराज। ये कौन देश है महाराज। ये भी नॉर्थ ईस्ट पर है। ओके These two books are absolutely ओके out of ordinary class. बाकी ऐसे नॉवल से मेरा तो अच्छे उसका अच्छा है, कुलभूषण का नाम दर्ज हो, अल्फा सराबी का, एक नीलेश रघुवंशी का बहुत अच्छा उपन्यास है, शहर से 10 किलोमीटर दूर। शहर से 10 किलोमीटर दूर शोज के 10 किलोमीटर निकल जाओ बस, is a long enough distance to like सब खत्म हो जाता है। सब कुछ चेंज रहता है। ओके people's issues change and नहीं मतलब द होल लाइफ चेंज। और लाइफ चेंजेस। वो हमने एक अपना एक परिधि बना रखी है, हमें लगता है यही दुनिया है। हाँ वो नाम मतलब थोड़ा सोच के रखा है। अच्छा विद दिस मैम वी हैव कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी बेबाकी से आपने जवाब दिए जिसके लिए आप जानना चाहते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मतलब मैंने जैसे कहा था कि काफ़ी विभाग हैं जो नेट पे जो भी मैंने आपके बारे में रिसर्च की थी, और वो तेज डेफिनेटली आपके चेहरे में दिखता है, पर वो एक आपकी आंखों में एक वात्सल्य भी दिखता है। तो हालांकि उसके बारे में शायद लोगों ने इतना कहा नहीं, मतलब वो ना वो तेज और उसके बारे में बेबाकी वगैरह में बहुत लोगों ने लिखा है, बट आपकी आंखों में एक वात्सल्य भी है जो शायद लोगों ने उसके बारे में ना उसको मिस कर दिया या इग्नोर कर दिया। सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने अपनी राय साझा की हमसे और हमारे दर्शकों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया। अगर हाँ तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर ना तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिए, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू।